जो स्मार्ट सक्सेस चाहिए अपने को, वो कॉन्फिडेंस आना चाहिए। कम समय में भी अच्छा अच्छा सीखो। 6 घंटे पढ़ लो यार, 4 घंटे 5 घंटा पढ़। आपका जो एक्शन है वो सक्सेस है। आप किस प्रकार से चीज़ों को अपने एक्शन में लाते हैं। जब आपसे इंट्रोडक्शन मांगेंगे, आप एकदम से कॉन्फिडेंट होकर बोलेंगे भाई मैं IITian हूँ। अपने नाम से पहले आप अपना IITian नाम जोड़ के बताएंगे। जब प्रोफेसर आपको फर्स्ट ईयर में यही केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स थोड़ा थोड़ा दोबारा पढ़ा रहा होगा, तब आपको लगना चाहिए अरे मैंने ढंग से पढ़ाई नहीं करी। भाई फाउंडेशन मजबूत करिए। NCERT पूरी मजबूत करिए। वो कहां से आएगी? कंसिस्टेंसी। जनवरी 2026 में मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का JEE मेंस और CBSE का बोर्ड एग्जामिनेशन दोनों एक साथ आने वाले हैं, यानी कि प्रेशर डबल होगा। और आज मैं इसी सेंसिटिव मुद्दे पे आप सब लोगों से बात करने आया हूं, जिसमें मैं आपको गाइड करूंगा, एडवाइस दूंगा, सजेस्ट करूंगा कि कैसे इस बोर्ड प्रेशर को और साथ ही साथ जो सपना आप लोगों ने देखा है कि मुझे भी IITian बनना है, वो सपना कैसे पूरा हो सकता है। बोर्ड में भी मैं अच्छे मार्क्स कैसे ला सकता हूं। तो स्वागत है बच्चों आप सभी लोगों का। मैं हूं आपका अपना LK सर। जानते हैं वो सारे फैक्टर्स जिनके ऊपर क्या क्या कार्रवाई करी जानी चाहिए ताकि मैं अपने बोर्ड एग्जाम को साथ साथ अपने IIT के जो ड्रीम को पूरा कर सकूं। अगर आप भी बच्चों मेरे जैसे IIT ड्रीम का जो आपका सपना है उसको पूरा करना चाहते हैं, तो अगर आप भी इस तरीके से बिल्डिंग के नीचे, यहां पर IIT दिल्ली है, अगर आप बॉम्बे, अरे मैं सबसे पूछता हूं कि आपका ड्रीम क्या है, कहां जाना चाहते हो, तो सबसे पहले जवाब आता है IIT बॉम्बे जाना चाहता हूं। तो अगर आपके दिमाग में IIT बॉम्बे है, आपका सपना IIT कानपुर है, दिल्ली है, कोई भी IIT जो आपने सोच के रखी है, उसके लिए किस प्रकार से आपकी मेहनत होनी चाहिए, और साथ ही साथ जब जनवरी में आपका बोर्ड एग्जाम आएगा जो कि एक मैंडेटरी एग्जाम है जिसको आपको देना ही देना है, दोनों को किस प्रकार से हैंडल करना है, जानते हैं बच्चों वो सारे के सारे फैक्टर्स। तो सबसे पहला मेरा एक सवाल है आप सभी लोगों से, आप भी ये सवाल सबसे पूछते ही होंगे कि यार आज के जमाने में ऐसा क्या हो गया है कि प्रेशर इतना बढ़ चुका है। ऐसा क्या है कि बोर्ड मुझे इतना ज्यादा ओवरवेल्म्ड कर दे रहा है कि मैं प्रिपरेशन कैसे करूं, मैं पूरा का पूरा कंफ्यूज हो गया हूं सर, समझ में नहीं आ रहा है। तो कुछ फैक्टर्स पहले जान लेते हैं, फिर उनके मैं फिक्स करने के तरीके बताऊंगा। सबसे पहला फैक्टर ये है कि जब भी आप अपने पेरेंट्स के साथ बैठ करके कभी कोई डिस्कशन करते होंगे, या पेरेंट्स आपसे पूछते होंगे कि भाई कोचिंग कैसी चल रही है, पढ़ाई ठीक ठाक चल रही है कि नहीं चल रही है, तो पेरेंट्स का एक आपसे एक्सपेक्टेशन आता होगा कि बाबू 90% ले आएगा ना, 90 से ऊपर ले आएगा ना, कम से कम 90% तो ले आएगा ना बाबू बोर्ड एग्जाम के अंदर। तुझे पता है ना जो शर्मा जी का बेटा है, पिछले साल उसके बोर्ड में 92, 94, 95%, 90, 97% लाए थे। तो तू भी कर लेगा ना यार, तेरे से भी हो जाएगा ना। तो आपके दिमाग में वो एक जुनून सवार हो जाएगा कि यार पापा को कैसे डिसअपॉइंट करूंगा, मम्मी को कैसे डिसअपॉइंट कर सकता हूं मैं, मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे पेरेंट्स मेरे लिए इतना कुछ करते हैं कि मुझे उन्हें नंबर्स ला करके ही तो जवाब देना है। तो ये आपके दिमाग में सबसे ज्यादा एक प्रेशर कुकर का काम करता है। मैं कह रहा हूं ये बात गलत नहीं है, पेरेंट्स का आप लोगों को एक कांस्टेंट रिमाइंडर देना बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि हमेशा आपको ये चीज याद हो जानी चाहिए कि यार मुझे, मेरे लिए एक ही काम ही तो है, मुझे क्या करना है, मुझे पढ़ाई करनी है। लेकिन उस पढ़ाई करने का तरीका क्या है, स्मार्ट वे क्या है, वो जानना है मुझे। पढ़ाई सबको करनी है। दूसरा, फैमिली प्राइड। हो सकता है बच्चों कि आपके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने अपने समय पर जब बोर्ड एग्जामिनेशन दिए हो, चाहे वो CBSE के रहे हो या फिर वो किसी भी जो बोर्ड है, स्टेट बोर्ड होता है, वहां से उनके भी अपने जमाने में बहुत अच्छे मार्क्स आए हो, 80%। उस जमाने में अगर अच्छे मार्क्स माने जाते थे, तो आज के जमाने में सब लोग कहते हैं 90 से ऊपर तो आने ही चाहिए। तो माँ बाप थोड़ा सा फील करेंगे कि यार हम अपने जमाने में जब 80-90% ले आए थे, हमारा बच्चा कम कैसे ला रहा है, क्या जवाब देंगे हम सबको। तो ये एक प्रेशर है जिसकी वजह से आप लोग थोड़ा सा ओवरवेल्म्ड फील करते हैं कि यार बोर्ड में बहुत अच्छा परफॉर्म करना है। दूसरा फैक्टर बड़ा जो है, स्कूल के जो टीचर्स हैं बच्चों, वो आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि यार ये बच्चा बहुत अच्छा पढ़ता है, इसे बोलो और पढ़े, इतना पढ़े, इतना पढ़े, इतना पढ़े कि मेरे स्कूल का नाम हो जाए, हमारे स्कूल की रिकॉग्निशन हो जाए कि यार ये वाला बच्चा इस स्कूल से इस टीचर से पढ़ा हुआ था, और फिर बस हमारी रैंकिंग अच्छी हो जाएगी। उनका ये मकसद रहता है। फिर लगातार आपको प्री बोर्ड, फिर टेस्ट, असाइनमेंट से पूरा का पूरा ओवरलोड कर दिया जाएगा ताकि आप लोग बोर्ड के पैटर्न से एकदम क्या बोलते हैं, रूबरू हो जाएं, और आपको देखते ही समझ में अच्छा बोर्ड एग्जाम तो मैं निकाल लूंगा। बात समझ में आई आपको। तीसरी चीज जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे लगती है बच्चों, वो है सोसाइटी। जब भी कोई पड़ोसी या रिश्तेदार घर पे आता होगा तो सबसे पहले, और बेटा बैठो पास में, कितने मार्क्स आए, कैसी चल रही है पढ़ाई, 90% ले आओगे ना, 95% ले आओगे ना, तब आपके पास जवाब क्या होता है, हाँ 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 अंकल ले आऊंगा। वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है।
है ना? क्योंकि आपको लगता है कि इन्हें क्या जवाब दूंगा मैं, ये जो अंकल अभी आए हैं, जो आंटी अभी आई, उनको क्या जवाब दूंगा अगर मेरे नंबर कम आ गए तो। आपको जवाब देने की ज्यादा परवाह हो जाती है माइंड में, यानी कि आपके जो दिमाग में एक ख्याल था कि मुझे सब्जेक्ट सीखना है, मुझे बोर्ड अच्छे से देना है, उसके अलावा आपके दिमाग में यह आता कि यार मुझे अंकल को जवाब देने के लिए नंबर लेकर के आने हैं। आपका उद्देश्य चेंज हो जाता है। फिर लेबल लगने लगता है कि यार अच्छा तुम्हारे मार्क्स थोड़े कम आ रहे हैं, अरे तुम्हारा बेटा तो यार एवरेज ही रह गया यार, मेरे बेटे के तो 91 आए हैं, तुम्हारे के तो बस 90 आए हैं, मेरा बेटा जीनियस है, मेरा बच्चा तो है जो वो बहुत अच्छा पढ़ता है। और यही बात वो अंकल घर जा करके अपने बच्चे को बोलेंगे, तुझे पता है उसके नंबर कितने आए थे, जीनियस बच्चा है वो, तू तो एवरेज ही रह जाएगा, पढ़ाई कम करता है, पढ़ा कर और पढ़ा कर। फिर आपके दिमाग में वही ओवर थिंकिंग चलेगी, यार कमाल हो गया यार, उस अंकल ने आपको आकर जो बात बोली घर पे अपने बच्चे को भी सेम बात बोली है, तो आपका दिमाग तो खराब हो गया ना, बीच में आप पिस रहे हैं ना। इन सारी चीजों से आपको बचना है, आपको फोकस्ड स्टडी करनी है, आपको किसी और की परवाह किए बिना मुझे ध्यान देना है कि भाई मेरा बोर्ड का एग्जामिनेशन मेरा है यार, ये मुझे किसी और को प्रूव थोड़े ना करना है, मुझे किसी और को थोड़े ना कहना है कि मेरे को 90% लाने हैं या 95% लाने हैं। आप अपनी सटीक तरीके से प्रिपरेशन करें, उसके बाद आप एग्जाम में बैठें। बात समझ में आती है आपको? तो कंपैरिजन आपको हमेशा परेशान करता है, हो सके तो इन सारी चीजों से बच के रहें, तो थोड़ा प्रेशर आप कम फील करेंगे। फिर उसके बाद बच्चों मैं बात करूंगा आप लोगों से कि जो हमारी हम जो सपना देखते हैं, एक ड्रीम लिया है आप लोगों ने, कहते हैं कि अगर आपने ड्रीम देखा है ना, तो जब आंखें खुली हो तब भी आपको आईआईटी दिखना चाहिए, और जब आपकी आंखें बंद हो तो सपने में भी आपको आईआईटी दिखना चाहिए, तब वो आपका जुनून सवार होगा सर पर, और तब जाकर के आप उतनी मेहनत, उतनी आग आपके अंदर होगी, तब तो कुछ बनेगा, तब तो कुछ बनेगा। अगर हम कांस्टेंट रिमाइंडर देते रहेंगे कि भाई पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, तो उससे कुछ ना होने वाला। जब तक ये सपना आपका खुद का नहीं है, कोई आपसे कुछ नहीं करवा सकता। आपने अगर सपना देखा है तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि मुझे एग्जाम के लिए संपूर्ण तरीके से प्रिपरेशन करनी है, मैं धोखा नहीं दे सकता, खुद को धोखा एटलीस्ट हो तो नहीं दे सकता। अब रियलिटी क्या है, कैसे बना ये आपका ड्रीम, क्या किसी और ने आपको ये ड्रीम दिखाया है या आपने खुद से ये ड्रीम देखा है, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या फर्क आएगा। ड्रीम का मतलब ये है कि आपको दिमाग में ये चलेगा, अरे यार वहां तो जीवन बहुत ही बेहतरीन हो जाता है, बहुत लाइफ अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। आईआईटी का एक ऐसा प्लेस है, मैं जानता हूं, मैंने वो जीवन जिया है, आईआईटी एक ऐसा प्लेस है जिसमें एकदम से आपको नया जीवन मिलता है और एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फील आती है आपको। वहां पर जाकर आप एवरेज जैसी फील करोगे ही नहीं, आप सबको खेलते हुए, सबको हर तरीके का काम करते हुए, हर तरीके का कोर्स पढ़ते हुए देखेंगे, आप कहेंगे यार मैं कैसे पीछे रह सकता हूं। वो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में वो चीज आएगी, और वो कंपटीशन जो होगा हेल्दी कंपटीशन होता है, आप अपने आप ही लाइन में आगे खड़े हो जाएंगे। दूसरी बात, आपको लगता है यार मुझे आईआईटी का लोगो चाहिए, मैं जैसे पीडब्ल्यू का लोगो है, वैसे आप चाहेंगे कि मेरे पास भी आईआईटी दिल्ली का लोगो, अपना खुद का कमाया हुआ, खरीदा हुआ नहीं भाई, अपना खुद का कमाया हुआ एक लोगो होना चाहिए। जीवन में एक टैग होना चाहिए कि कहां से हो भाई। लोग अब जब आपसे इंट्रोडक्शन मांगेंगे, आप एकदम से कॉन्फिडेंट होकर बोलेंगे भाई मैं आईआईटीएन हूं, अपने नाम से पहले आप अपना आईआईटीएन नाम जोड़ के बताएंगे। मेरे को ऐसा लगता है जो रुतबा एक आईएएस का होता है ना, उससे कहीं ज्यादा एक रुतबा आईआईटीएन का होता है, क्योंकि आईएएस ने, जो बंदा आईएएस बना है, उसने खूब मेहनत की है, बहुत पढ़ाई करी है, दिमाग है उसके पास। लेकिन एक आईआईटीएन को माना जाता है कि उसने इतनी ज्यादा मेहनत की होगी, सब्जेक्ट में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को खूब पढ़ा होगा, दुनिया का इतना टफ एग्जामिनेशन माना जाता है आईआईटी जेईई को, उसको क्रैक किया है। हाँ, यूपीएससी क्रैक करना इज अनदर थिंग, लेट अस नॉट गो इनटू द डिटेल और डिबेट और यूपीएससी वर्सेस आईआईटी, हम उसमें नहीं जा रहे हैं। तो आपको इतनी समझ में आ जानी चाहिए कि मैं कम नहीं हूं, मैं दुनिया के वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड्स में हूं जिसने आईआईटी को क्रैक किया है, और वो माइंड डेवलप आपने खुद किया होगा, किसी से करवाया नहीं है, किसी के प्रेशर में आकर नहीं हो सकता। कोई बार बार आपको बोले कि भाई तेरे को करना है, तेरे को करना है, तू कर ले, उससे नहीं होगा। हमेशा उसमें कमी ही महसूस होगी आपको, जब तक आपका ये अपना खुद का सपना नहीं है, जब तक आपको लोगो, आईआईटी बिल्डिंग, ये जो है ना लुभाती नहीं है, आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करती हैं, आपको सपने में भी, आपको आंखें खुली हो तो भी, जब तक ये चीजें नजर नहीं आएंगी तो आप मेहनत भी नहीं करेंगे, इतनी मेहनत भी नहीं करेंगे। बहुत जुनून सवार होना चाहिए, तब जाकर के ये चीज मिलती है। प्लेसमेंट पैकेज सबसे बड़ा अट्रैक्टिव पॉइंट तो यही है ना यार। भाई मैंने सुना है कि आईआईटी में जाकर के सबकी मोटी मोटी सैलरी, मोटे मोटे पैकेज लगते हैं,
है क्या नहीं? ये चीज़ अट्रैक्ट करती होगी, डेफिनेटली आपको दिमाग में आता होगा कि यार मैं भी जब 4 साल बाद ग्रेजुएट हो जाऊँगा, मेरी भी बहुत तगड़ी सैलरी लगेगी, मैं भी उस शहर में जाऊँगा, मैं भी विदेश जाऊँगा, मैं भी वहाँ पे नौकरी करूँगा, बहुत पैसा होगा, मैं खुद की कंपनी भी खोलूँगा। ये जब सारे फैक्टर आपके दिमाग में नहीं आएँगे, आप उस लेवल की प्रिपरेशन करेंगे ही नहीं, है कि नहीं? तो जो रियलिटी ये है दोस्तों, रियलिटी तो ये है कि आपको उस चीज़ उस चीज़ के लिए करना क्या है? मेहनत करनी है, सब्जेक्ट सीखना है, सारे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, हर एक कॉन्सेप्ट को उधेड़ के पढ़ना है आपको, एमसीक्यू की खूब सारी प्रिपरेशन करनी है, हर तरीके के सवाल की आपको एक प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। देखते ही आपको समझ में आना चाहिए कि इस प्रकार का सवाल तो मैं पहले लगा चुका हूँ। मुझे आता है, ये मैं जानता हूँ इस सवाल को कि कैसे करना है। ये मेरे लिए गूगली हो सकती थी, ये मेरे लिए एक ट्रैप हो सकता था, लेकिन मैं पहले इतनी प्रैक्टिस कर चुका हूँ कि मैं जानता हूँ ये सवाल किस टाइप का है। लॉन्ग प्रेप आवर्स मतलब आपको लॉन्ग सिटिंग चाहिए, 6, 7, 8 घंटे तो लगातार आपको बैठ के पढ़ना है। लगातार का मतलब ये नहीं कि बस आप एक बार के लिए बैठ गए तो बस बैठ गए। लगातार का मतलब ये होता है कि बीच में एक स्वीट ब्रेक ले लिया, है ना? 5-10 मिनट का, 15 मिनट का, लेकिन उसमें एक ऐसी एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, कामचोरी नहीं होनी चाहिए कि यार अब 3 घंटा पढ़ लिया, अब मैं 2 घंटे का ब्रेक लूँगा। भाई ऐसे नहीं होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तो फिर आपको आपका ड्रीम भी आधा ही मिलेगा। अब आईआईटी तो पहुँच जाएँगे लेकिन गेट के बाहर ही रहेंगे, अंदर नहीं जा पाएँगे फिर आप। अंदर नहीं जा पाएँगे, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो है क्या? डिसिप्लिन। डिसिप्लिन जब तक आपकी लाइफ में नहीं है, मोटिवेशन माँगते हो, मत माँगो मोटिवेशन। किस बात की मोटिवेशन चाहिए तुमको? क्यों चाहिए तुम्हें मोटिवेशन? हैं? डिसिप्लिन लाओ ना लाइफ में। आपको जब जो चीज़ चाहिए तो उसके लिए आप काम नहीं कर सकते? जो सपना आपने देखा है कि आप अपने सपने के लिए काम नहीं कर सकते, तो डिसिप्लिन लाओ ना लाइफ में कि मुझे दिन-रात चीज़ पढ़नी है, तरीके से चीज़ों को पढ़ना है। जब तक ये सारी चीज़ें अपने जीवन में लाओगे नहीं, तो कैसे ही पूरा कर पाओगे अपना ड्रीम को? रियलिटी से वाकिफ़ हो जाइए, रियलिटी चेक देखिए, तब जाकर के आपको समझ में आएगा, क्या मैं कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए पीछे भागता हूँ? क्या मैं प्रैक्टिस करता हूँ? क्या मैं बैठ पाता हूँ 8-8 घंटे, 9-9 घंटे, 10-10 घंटे मैं बैठ के पढ़ाई कर पाता हूँ? क्या मैं डिसिप्लिन्ड हूँ? आज पढ़ा, ओहो! थक गया मैं तो, मैं कल नहीं पढ़ूँगा। अब तो मुझे एन्जॉय करना है, अब तो मुझे पार्टी करनी है, अब तो मुझे दोस्त से मिलने जाना है, मुझे दोस्तनी से मिलने जाना है। भाई ऐसे नहीं होता है। 2 साल की कड़ी तपस्या है ये, 2 साल की। अगर आप क्लास 10th से 12th में ही ये 2 साल आपने प्रिपरेशन की है, तो ये कड़ी तपस्या है भाई, है ना? ध्यान रखिए, जो चेतावनी है यहाँ पर कि ये है कि ड्रीम सक्सेस नहीं है। आपका जो एक्शन है वो सक्सेस है। आप किस प्रकार से चीज़ों को अपने एक्शन में लाते हैं, इस बात पे मुझे इरफान खान साहब हैं, जो एक्टर हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, मैं उन्हें बहुत पसंद करता हूँ, मैं उन्हें बहुत एडमायर करता हूँ। तो उनकी एक कहावत है कि मोहब्बत थी इसीलिए जाने दिया, मोहब्बत थी इसीलिए जाने दिया, जिद होती तो बाहों में होती। तो आईआईटी आपकी मोहब्बत नहीं, आपकी जिद होनी चाहिए, तभी आप वहाँ पहुँच पाएँगे। अगर खाली आप कह रहे यार हुआ नहीं, कोई बात नहीं, प्यार किसको ही मिलता है। प्यार कहाँ ही मिलता है किसी को। तो भाई ये आपका ड्रीम नहीं, ये आपका एम होना चाहिए। ये आपका एम होना चाहिए। जैसे मेरा नाम है लक्ष्य, तो वो आपका लक्ष्य होना चाहिए। बात समझ में आती है आपको? अब देखते हैं जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो बोर्ड वर्सेस जेईई का हमारे जो दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट बनता है कि क्या करूँ, कैसे करूँ, ये करूँ, वो करूँ, कैसे, उसके ऊपर बात करते हैं। बोर्ड में आपको रिक्वायरमेंट क्या है? जब तक आप एग्जाम का पैटर्न नहीं समझेंगे, एग्जाम की रिक्वायरमेंट नहीं समझेंगे, तो प्रिपेयर क्या कर रहे हो मुन्ना? ए बाबू, आप प्रिपेयर क्या कर रहे हैं? आपको पता होना चाहिए कि मुझे यहाँ पर लंबे-लंबे आंसर्स लिखने आने चाहिए। यानी कि सब्जेक्टिव एग्जाम है ये। पूरा-पूरा आपको लिखना आना चाहिए, तरीके से टू द पॉइंट चीज़ों को लिखना आना चाहिए। टीचर जानता है कि ये कहाँ से कहाँ तक जवाब इसका होना चाहिए। अगर आप उसके हिसाब से आंसर नहीं लिख रहे हैं, तो फिर आपको मार्क्स नहीं मिलते। क्या आप लोगों ने चीज़ नोटिस नहीं की? क्या आप लोगों ने ये चीज़ को फ़ील नहीं किया कि सर मैंने जो चीज़ सीखी थी, मैंने उसको लिखा, लेकिन वही पैराग्राफ बना करके, कहानी बना करके नहीं लिखा है, तो मार्क्स नहीं मिलते। हेवी थियरी है यहाँ पर, पूरी थियरी है। एनसीईआरटी तो भैया अब एक बार में समझ में नहीं आती, वो तो नोवेल है ना? वो तो एक तरीके का नोवेल है। नोवेल पढ़ने से कहाँ समझ में आता है? नोवेल तो कहते हैं कि भई उसके ऊपर बनी मूवी को देखो, वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है कि नहीं? तो हम लोग क्या करते हैं, हम उसी एनसीईआरटी की मूवी बनाते हैं। मूवी बनाते हैं मतलब क्या है? लेक्चर पे लेक्चर देते हैं। लेक्चर हर दिन उसको हम हर छोटे-छोटे कॉन्सेप्ट को आपको सिखाते हैं, ताकि आपके लिए एनसीईआरटी एकदम आसान हो जाए। यहाँ पर वो बात अलग है, यहाँ पर हेवी थियरी है, आपको लिखना आना चाहिए। लिखने की आर्ट होनी चाहिए, जो लिख सकता है उसके मार्क्स आएँगे। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पर आपको लिटरली कहानियाँ लिखनी है, आपको सही साइंटिफिक टेक्निकल चीज़ें लिखनी होती हैं, लिखनी आनी चाहिए। ठीक है ना? स्टेप बाय स्टेप आपके यहाँ पर बातें चलती हैं। अगर आपने एक स्टेप बीच में से गायब कर दिया, जो कि जेईई में प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि वहाँ तो आपको एबीसीडी लगाना है।
लास्ट में स्कूल एग्जाम्स हैं। स्कूल एग्जाम्स आएंगे, आपको देने ही पड़ेंगे, आप उसमें कुछ भी मक्कारी नहीं कर सकते। स्कूल एग्जाम है तो है, देना है तो देना है। भाई टेस्ट का नाम क्या है? टेस्ट क्यों टेस्ट बोला जाता है? ताकि आप अपने आप को टेस्ट करें, एनालाइज करें, खुद में जो कमियां थी उन्हें ठीक करें। अगर आप खाली टेस्ट दे रहे हैं और एनालाइज नहीं कर रहे हैं और चीजों को फिक्स नहीं कर रहे हैं तो फिर मूर्खता है ना ये तो। और अगर आप टेस्ट ही नहीं दे रहे हैं तो अब अपने आप को चेक ही नहीं कर रहे, आप अपने नजरों में एकदम माहिर हैं, एकदम एकदम टॉप के हैं, एकदम टिच हैं भाई, फिर तो आप कभी इंप्रूव करेंगे नहीं। देयर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट, है कि नहीं? फिर देखते हैं जेई में क्या है। वही जैसे मैंने बताया कि यहाँ तो एबीसीडी का खेल है, यहाँ तो ऑप्शंस पर गेम गेम चलता है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर सॉल्व कैसे भी करें, छोटा करें, मन में करें, दिमाग में करें, पेपर पे करें, कहीं भी करें, आप सही आंसर लगाया तो हाँ आपको 4 नंबर मिलेंगे। हैवी कॉन्सेप्ट्स होते हैं यहाँ पर, वहां पर हैवी थियरी है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट हैवी है। मल्टीपल कॉन्सेप्ट चीजें चलती हैं, 2-4 चीजों को मिक्स करके घुमा फिरा के दे दिया, क्या आपको सोल्व कर पा रहे हैं? हाँ, वो बात बनती है। एप्लीकेशन बेस्ड काम चलती है। अब आईआईटी जाएंगे तो भैया वहां पर तो टेक्निकल बातें चलेंगी, एप्लीकेशन ही चलेगी। तो यहीं पर यही वो समय है जब आपको चीजें सीखनी है। जब आप एक बार आईआईटी पहुंच गए तब आपके लिए गेम आसान हो जाएगी। जब प्रोफेसर आपको फर्स्ट ईयर में यही केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स थोड़ा थोड़ा दोबारा पढ़ा रहा होगा तब आपको लगना चाहिए अरे ये तो एकदम से एक मेरे लिए तो खेल है, तो मैं तो जानता हूँ सारी चीजें, ये तो मैं ढंग से पहले पढ़ के आया हूँ। नेशनल लेवल कंपटीशन है दोस्त। अपने स्कूल में तो आप लोग 50-60 बच्चों के लिए वहां उनको ही कंपटीशन में देखते हैं कि मैं क्लास में नंबर 1 पे हूं। बाबू तुम 15 लाख बच्चों में कहां हो, वो सोचो जरा। स्कूल में नंबर 1 पे आ जाने से आप 15 लाख में नंबर 1 पे थोड़े ना आ गए हो। आपको अपनी हैसियत भी उस हिसाब से सोचनी है। वो कब? जब आप नेशनल लेवल कंपटीशन जैसे कि मॉक टेस्ट होते हैं, आप जब रियल टेस्ट देते हैं तो उस टेस्ट सीरीज में आपको पता चलता है कि मेरा आखिर लेवल है क्या, मुझे क्या क्या इंप्रूवमेंट और लाने हैं। तो जब तक आप टोटल एनालाइज नहीं करेंगे कि जेई एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है, जेई एग्जामिनेशन मुझसे चाहता क्या है, जेई एग्जामिनेशन इज अबाउट रिजेक्शन नॉट अबाउट सिलेक्शन। समझ में आती है बात? आपको रिजेक्ट होने से बचना है ना? ओके, अब बात करते हैं हम सही अप्रोच क्या रहनी चाहिए। जैसे कि यार कहते हैं ना कि अगर आपको वेट लूज करना है तो एक आपकी डाइट भी बैलेंस्ड होनी चाहिए। वैसे ही अगर आपको अपने आप को मेंटेन भी रखना है, हेल्दी भी रखना है, पढ़ाई भी करनी है, बोर्ड्स भी देने हैं, साथ साथ आपको क्या करना है, जेई भी क्रैक करना है, तो उसके लिए आपकी स्ट्रेटजी भी बैलेंस्ड होनी चाहिए। देखते हैं सर वो क्या स्ट्रेटजी है, क्या आप हमें समझा सकते हो? तो देखो बच्चों, स्मार्ट सक्सेस चाहिए अपने को। हमारे पास समय 2 ही साल है। अगर आप 10 से 12th की बात कर रहे हैं, अगर आप अभी 12th में है ना, अब आप 12th में है तो आपके पास कितने ही महीने बचते हैं? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, करीबन करीबन 4 महीने। तो अब क्या किया जाए? आपको स्मार्ट प्लानिंग करनी है। सबसे पहले गोल की क्लैरिटी रखो। 85 to 90% आ जाते हैं। सीबीएसई इज नॉट टफ एनी मोर, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। अगर आप लास्ट के 5 या 7 साल के सवालों को उठा करके देख लोगे ना सीबीएसई को, और यार मुझे ये बात कहनी नहीं चाहिए लेकिन बच्चा ऐसे ही कर रहा है। मैं देखता हूं बच्चों से जब भी बात करता हूं, हाँ सर हमने लास्ट के 1 महीने यूट्यूब पे जो है हमारे जो भैया दीदी, उनसे देख लिया, पढ़ लिया और बस आ गए सर 85%। लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी 0 है, वो नहीं है। कोई अच्छा सवाल पूछ ले जाए, पीएच पूछ लेते, पीएच 10⁻⁻7 मोलर HCl का पीएच क्या है? बच्चे के 90% आ रखे हैं, वो कहता पीएच 7 है। कैसे 7 है भाई? एक एसिडिक सॉल्यूशन का पीएच 7 कैसे हो सकता है? बात समझ में आ रही है मेरी? तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी गायब हो जाती है। तो आपका फोकस रहना चाहिए कि मैं जेई पे बड़ी, अब देखो यार जीवन तो जेई देगा ना आपको, जीवन तो यही देगा आपको, फ्यूचर तो यही देगा। अगर आपके 85 के 87 आ गए तो क्या फर्क पड़ता है? 85 के 82 आ गए तो क्या फर्क पड़ता है? 90 आ गए तो क्या फर्क पड़ता है? मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा, मैं आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं कर रहा कि आप यहां पर 85 का ही टारगेट रखें। मैं कह रहा हूं कि आपके अगर 85 आते हैं और जेई में बढ़िया रैंक आ रही है ना, तो आपका जीवन बन गया ना। एनआईटी, आईआईटी, वहां चले जाओगे, वहां पर जाकर के सीखोगे। कोई नहीं यहां पर आपको कहने वाला कि तेरे 85 आए थे, ओहो ना 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 ना, अब नौकरी नहीं मिल सकती तुझे। माना तू आईआईटी से ग्रेजुएटेड है लेकिन तेरे तो मार्क्स 90 आए ही नहीं थे, तब ऐसा आपको कोई नहीं कहने वाला। तो आप 85 लाइए, 90 लाइए, इस रेंज का टारगेट रखिए। तो इसके लिए मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा दिन रात आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। ठीक है, स्मार्ट प्लानिंग करनी है आपको। एनसीईआरटी सबसे बढ़िया चीज है। एनसीईआरटी की आपको हर एक लाइन को उधेड़ उधेड़ के पढ़ना है। टीचर की हेल्प लीजिए, अपने दोस्त की हेल्प लीजिए, मेंटर्स की हेल्प लीजिए, जो भी आपके सीनियर्स हैं, जिससे भी आपको मदद मिल सके। मैं कहता हूं बच्चों, हमेशा पढ़ाई के लिए आपको सेल्फिश हो जाना है। हमेशा आपको सेल्फिश होना है, सिर्फ और सिर्फ एक मामले में, कहां पर? पढ़ाई के लिए। तो पूछिए, समझिए एनसीईआरटी में क्या लिख के दे रखा है, और जो कॉमन टॉपिक्स हैं उसको फटाफट निपटा डालिए। यानी कि पीवाईक्यूज उठा लीजिए। किसके? अपने जितने भी लास्ट 3 से 4 साल 5 साल के जो सीबीएसई के पेपर्स हैं
क्वेश्चन पेपर उठाओ, देख लो आता है कि नहीं आता है। और सारा का सारा पेपर जो है आपका एनसीईआरटी से हूबहू वहीं से ही बनाया जाता है। मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होना चाहिए। तो आपकी एक प्लान्ड स्ट्रेटजी होनी चाहिए। कॉमन टॉपिक्स को उठाइए, उसको हमेशा कर डालो, पहले उसको कर डालो। समय बचता है तो बहुत अच्छी बात है। टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, टाइम मैनेज नहीं हो रहा। हमारी आदत पता क्या होती है, जनरली बच्चे ये कहते हैं कि सर हमने मंडे टू सैटरडे हमने पढ़ाई करी, अब संडे मुझे रेस्ट चाहिए। भाई इस उम्र में तुम रेस्ट मांग रहे हो, जब तुमने इतना बड़ा सपना देखा है कि आईआईटी जाना है, तुम्हें रेस्ट चाहिए। किस बात का रेस्ट? अरे आगे जाके करना ना रेस्ट, जब जीवन में तुम एक बार आईआईटीएन बन चुके होंगे। खैर आगे रेस्ट नहीं मिलता, मैं तुमको पहले सच्चाई बता देता हूं, कोई रेस्ट वेस्ट नहीं है। तुम पैदा हुए हो तो तुम्हें मेहनत करनी है, मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। सपना बड़ा और आपके प्रयास छोटे, ऐसी बात करोगे? सपना इतना बड़ा देखा है सर आईआईटी बॉम्बे जाना है, और प्रयास सर संडे नहीं पढ़ूंगा मैं, संडे नहीं पढ़ता सर, ना ना ना, आई एम डेड ऑन संडेज, मैं नहीं पढ़ता था संडे को। भाई आपको वीकेंड और वीक डे को स्प्लिट करना है प्रॉपर तरीके से, दोनों चीजों को। मैं इसमें बहुत बिलीव करता हूं। जो ये इंसान इस चीज को ढंग से यूज कर पा रहा है, वो काफी आगे निकल जाएगा, रेस में बहुत आगे आ जाएगा। 15 लाख में से करीबन करीबन 12-13 लाख को तो ऐसे ही पीछे छोड़ देगा वो, बस अगर उसने इस चीज को कर लिया तो। आप अपनी सिटिंग बढ़ाइए, वीकेंड पे भी बैठिए। जरूरी है आपको दोस्ती, अभी मैं कहता हूं दोस्ती निभानी चाहिए, दोस्ती करनी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन आपको पता होना चाहिए फिलहाल मुझे उसमें कितना समय देना है। वीकेंड को पूरा का पूरा वेस्ट क्यों कर रहे हो? संडे पूरा पूरा बर्बाद मत करो। अब आपने पूरा हफ्ता पढ़ाई करी और आप संडे को कह रहे अब तो मैं 12 बजे उठूंगा। मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे ऐसे कहते हैं, सर संडे को ना मैं 12 बजे उठता हूं, मैं 1 बजे उठता हूं, मैं 11 बजे उठता हूं। बाकी दिन सर मैं स्कूल जाता था ना 7 बजे उठता था। तो स्कूल तुम्हारा सातों के सातों दिन करवा दें, बताओ तब उठोगे? क्यों उठ रहे थे? स्कूल वालों ने तुम्हें 7 बजे उठने के लिए कहा तो तुम उठ रहे हो, लेकिन एक दिन आपको थोड़ा सा उन्होंने फ्री कर दिया कि संडे नहीं भाई। तो अब आपका अपना ड्रीम कहां है? वो ड्रीम, उस ड्रीम के लिए आपको सैटरडे को संडे को एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। ये है वो टाइम मैनेजमेंट जो हमेशा आप सवाल पूछते हैं। फिर नोट्स एंड टेक्स्ट, अगर आप कोचिंग में पढ़ रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, जिस भी प्रकार से आप पढ़ रहे हैं, तो कोचिंग का मतलब यही है कि हम आपको शॉर्टकट्स दें, हम आपको सवाल को जल्दी और सही करना सिखाएं। तो जो फॉर्मूला शीट आपने बनाई है, बनाकर रखनी नहीं है, सजानी नहीं है, बेचनी नहीं है भाई, उसे रिवाइज भी करना है, उसको डायरी को रिवाइज भी करना है ऑन डेली बेसिस। एनसीईआरटी हाइलाइट्स करनी है आपको। एनसीईआरटी हाइलाइट्स इज, अब मैं इसके बारे में क्या बोलूं, मैं इसके लिए एक वीडियो ऑलरेडी पहले बता चुका हूं, बनाई है मैंने, नहीं देखी तो वो जरूर देख लेना। मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना भाई, इतना अपने आप को ओवरवेल्म मत करना, एग्जॉस्ट मत करना कि बस लोग देख करके कहें कि यार ये आदमी बस पढ़ता ही रहता है। मैं कह रहा हूं कि पढ़ने के अलावा और भी बहुत कुछ काम होता है, दोस्ती भी है, घर वाले भी हैं, आपकी हेल्थ भी है, आपका मेंटल पीस भी है। उन सब चीजों को ध्यान रखने के लिए मैंने कुछ 2-3-4 पॉइंट्स लिख दिए हैं, आप इसमें अपने हिसाब से चीजें ऐड कर सकते हो कि भैया सोना तो जरूरी है, 7 घंटे घंटे तो सो ले मेरे भाई, 7 नहीं तो मान ले 6 घंटे तो सो ले यार, 6 से कम 6 घंटे तो सोने चाहिए। ब्रेक्स जरूरी है बीच बीच में, नन्हे मुन्ने से लिटिल लिटिल ब्रेक लेने चाहिए। अब वो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो, मुझे 2 घंटे की पढ़ाई के बीच में 10 मिनट का गैप चाहिए, या मुझे 15 मिनट का गैप चाहिए, लेकिन वो फिर ऐसे होना चाहिए पक्के 15 मिनट के बाद वापस आना है पढ़ने। कोई पीछे से आवाज लगा, अरे भाई जरा आना यार, कुछ सब्जी वब्जी लेने। हाँ चल रहा हूँ ना सब्जी यार, अरे सब्जी लाना तो मेरा फेवरेट काम है, मैं चलो ना, चलो 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 चलो। पढ़ाई जरूरी है, वो जरूरी काम है, उसके साथ गद्दारी नहीं। और कंपैरिजन तो बिल्कुल बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए, बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए। यार तेरे तो ज्यादा नंबर आते हैं, कैसे पढ़ता है तू? मेरे आते ही नहीं है, मैं तो तेरे से ज्यादा पढ़ता हूँ फिर भी नहीं आते मेरे, किस्मत ही खराब है मेरी। तो किस्मत को कोसना बंद करिए, किस्मत को कोसना बंद करिए, सबकी किस्मत सेम होती है, आप अपनी किस्मत खुद बना सकते हैं। वो एक कहावत है ना, नसीब तो उसका भी है जिसके हाथों में लकीर नहीं है, जिसके हाथ ही नहीं है कि नहीं? नसीब की लकीर, अरे मेरे यार सर मेरी लक की, मेरे जो लक है ना यहाँ पे, जो नसीब है उसकी लकीर बहुत छोटी है सर, इसीलिए मेरे ना काम है, मैं सर कुछ मेरे को, मैं बहुत पढ़ता हूँ, मैं सर पढ़ाई करता हूँ, मेरे नंबर नहीं आते। क्यों सर? ये लकीर छोटी है ना। अबे मेहनत पूरी कर ढोंडू, मेहनत कर, मेहनत। मैं कह रहा हूं, बार बार रिमाइंड करवाऊंगा, मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। मैं एकदम अनफिल्टर्ड बात करता हूं, मैं एकदम रियलिटी चेक बात कर रहा हूं। मेहनत मेहनत मेहनत, बस, और कुछ नहीं। ठीक है जी। अच्छा, कुछ गलतियां हैं, कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं, वो हमें अवॉइड करनी है। क्या है वो कॉमन मिस्टेक्स? देखते हैं जरा। कि सबसे पहले आप ये सोचते हो, ओह बोर्ड मैं लास्ट के 1 महीने में कर लूंगा, ऐसे कर लूंगा। भाई थोड़ा थोड़ा, होले होले से, धीमे धीमे से, थोड़ा थोड़ा तो करो ना। स्कूल वाले वेट कर रहे हैं आपका बोर्ड में,
95% लाएगा, 98%, 99% बच्चा लेकर के आएगा। इग्नोर मत करो यार आप इग्नोर मत करिए बोर्ड को। जितना फोकस रिक्वायर्ड है उतना फोकस उसे जरूर दें, हर दिन दें। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको लगता है कि यार मेरे को स्कूल में पढ़ते ही पढ़ते चीजें समझ में आ रही हैं, नहीं समझ में आ रही थी मैंने टीचर से पूछ ली, मुझे अब आ गई हैं, या मुझे घर पर आकर के थोड़ा सा समय देना है, तो पूरा दिन बोर्ड्स भी मत पढ़, पूरा दिन जेई भी मत पढ़, दोनों को बराबर लेके चल। मान कि मेरे को बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए आज आधा घंटा देना है, जेई के लिए मुझे 1.5 घंटा देना है। क्यों ज्यादा टाइम क्यों से जेई के लिए, बोर्ड के लिए कम क्यों? अभी वहां पर ज्यादा थ्योरी है, ज्यादा आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, प्रैक्टिस करनी है, यहाँ पे लिखने की है, यहाँ पे लिखने की प्रैक्टिस करनी है। सिर्फ एनसीईआरटी है, यहां भी माना मैंने एनसीईआरटी है, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट्स उधेड़ने पड़ेंगे बाबू। समझ में आ रही है मेरी बात? इग्नोरिंग जेई टिल द बोर्ड्स एंड। आप कहते हैं यार जेई पहले ना बोर्ड्स कर लेता हूं, पहले बोर्ड्स कर लेता हूं फिर करूंगा मैं जेई की तैयारी। अब जिस मुन्ना ने, जिस बाबू ने जेई की तैयारी शुरू की ही नहीं है अब तक, अगर वो इस उम्मीद से आ रहा है कि सर 4 महीने में जेई हो जाएगा, क्या होने को हो सकता है, लेकिन आपके अंदर वो जुनून, वो आग, वो ऐसी तपस्या अगर अचानक से वो भी लगातार अगले 4 महीने के लिए आ जाए तो हाँ कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, डेफिनेटली पॉसिबल है। लेकिन यूं ही बस खाली सोच ले सर हो जाएगा क्या, सर हो जाता है, अरे वाह मैं भी करूंगा, अरे वाह मेरे में शक्तियां हैं मैं कर सकता हूं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। ये एग्जाम को जब समय, सरकार भी यही बोल रही है, जेई की जब कोचिंग होती है तो बच्चा 11th 12th का 2 साल का कोर्स कर रहा है, तो भाई 2 साल का कोर्स तुम 4 महीने में जब कुछ पढ़ा ही नहीं, जब कुछ तैयारी ही नहीं की है, तो कैसे कर पाओगे 4 महीने में? और वो भी ऐसा टॉप लेवल का जो आपको रैंक ला करके दे दे, आईआईटी बॉम्बे पहुंचा दे, नहीं ये नहीं हो सकता भाई। जो जो वर्तमान है ना उस पे काम करना है। आप अपना जैसे पास्ट में जो मिस्टेक्स करी हैं उसको फिक्स कर सकते हो, उसमें आपकी काबिलियत अगर है तो हाँ कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। रोट लर्निंग जो है उसको छोड़ दीजिए, सिर्फ लगे पड़े हैं पढ़ने, अखबार बना दिया है किताब को, अरे वाह बढ़िया लग रहा है यार, ये टेक्स्ट कितना अच्छा लग रहा है, नाइस, ये कलर बढ़िया लग रहा है यार, वाह वाह वाह। और जब भी आप पढ़ाई करते हो तो आपको हर चीज आपको इंटरेस्टिंग लगती है, अरे वाह पेन, ओह ऊपर से गोल है, अरे इसकी निब बढ़िया यार, क्या लिखा हुआ है इसके ऊपर, सब कुछ इंटरेस्टिंग लगने लगता है जब आप पढ़ रहे होते हो। उस चीज से बचो, उन डिस्ट्रैक्शन से, छोटी छोटी डिस्ट्रैक्शन से बचो, अपने कंसंट्रेशन पे काम करो। घोड़े को देखा है, घोड़े के यहां पर वो लगे होते हैं, ताकि ये इस प्रकार के कुछ आई के साइड में लगे होते हैं ताकि घोड़ा सिर्फ और सिर्फ सामने देखे। लेफ्ट राइट में देखा तो घोड़ा सबसे सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होने वाला जानवर है, लेकिन घोड़ा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भी है, सबसे ज्यादा कामयाब भी है, सबसे ज्यादा उसकी इंपॉर्टेंस भी है जब उसके ऐसे लगे हुए होते हैं। तो आपको बस वही करना है, आपको अपने डिस्ट्रैक्शन से बचना है और सिर्फ आपको अपना फोकस दिखना चाहिए। अर्जुन को क्या दिखी थी? मछली की सिर्फ और सिर्फ आंख दिखी थी, उसे पूरी मछली भी नजर नहीं आई थी, उसे अपना टारगेट नजर आ रहा था, उसे अपने ड्रीम, उसे अपना एम नजर आ रहा था, है ना? तो बर्नआउट 12-14 घंटे पढ़ने हैं भाई, ओए होए होए होए, कौन पढ़ता है 12 घंटे? बताना जरा मुझे, कौन पढ़ता है 14 घंटे डेली? एक दिन पढ़ लोगे, 2 दिन पढ़ लोगे, 3 दिन, तीसरे दिन का हालत खराब हो गई सर बीमार हो गया हूं सर मैं, इस चक्कर में सर आपने 3 दिन तो मेरे से पढ़वा लिया 12-12 घंटे, अब अगले 5 दिन बीमार, अगले 6 दिन बीमार, हो गया काम। भाई कम पढ़, लेकिन ऐसा पढ़ कि ताबड़तोड़ पढ़, ऐसा पढ़ कि जबरदस्त पढ़, सुनने वाला तुमसे कहे कि यार कहां से सीखे हो भाई तुम इतना बढ़िया, कैसे सीख लिया तुमने इतना अच्छा? वो कॉन्फिडेंस आना चाहिए, कम समय में भी अच्छा अच्छा सीखो। 6 घंटे पढ़ लो यार, 4 घंटे 5 घंटा पढ़ लो, लेकिन ऐसा पढ़ो कि तुमसे बढ़िया वो चीज उस पन्ने पे जो लिखी हुई है तुमसे बढ़िया कोई ना जानता हो। अब बच्चों की एक और सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है? टॉपर से पूछो यार तेरे इतने नंबर कैसे आ रहे हैं? यार मैं ना ऐसे करता हूँ, ऐसे तू बता ना अपना है तो कैसे करता है? टॉपर सीक्रेट ये टॉपर सीक्रेट को कैसे करता है? या मैं रात को पढ़ता हूँ, अच्छा मैं भी रात को पढ़ूंगा, मैं तो सुबह उठ के पढ़ता हूँ, अच्छा मैं भी सुबह उठ के पढ़ूंगा, मैं तो सिंगेज पढ़ता हूँ, अच्छा मैं भी सिंगेज पढ़ूंगा, मैं तो फलाना मॉड्यूल करता हूँ, अच्छा 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 खरीद लेता हूँ, मैं तो वो वाली वीडियोस देखता हूँ, अच्छा मैं भी वो देखूँ। अबे कॉपी मत करो यार, कॉपी करना बंद करो। आपके पास बढ़िया बढ़िया टीचर हैं, आई बिलीव आप सभी लोगों के पास अच्छे अच्छे टीचर्स होंगे, क्यों ना आप अपने टीचर्स पे भरोसा दिखाएं, अपने आप पे भरोसा दिखाएं, मेहनत करना शुरू करें, फिर से वही मेहनत करना शुरू करें। दूसरों को कॉपी करना प्लीज बंद कीजिए, कॉपी करने से आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। ओके, अब देखते हैं बच्चों की, जैसे कि मैं कह रहा था कि मोटिवेशन की आपको आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि आपको डिसिप्लिन रहना है। आपको यह पता होना चाहिए कि मुझे चाहिए क्या है भाई जीवन से, मैं करना क्या चाहता हूं। मैं आईआईटी जाना चाहता हूं, मैं रिक्शा चलाना चाहता हूं, मैं करना क्या चाहता हूं। वो जब तक आपके माइंड में क्लियर नहीं है तो आप
क्या बोलूं मैं, आप एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते फिर, है ना। देखते हैं फिर, मैं आपको थोड़ा माइंड सेट थोड़ा सा आपका ठीक करवा देता हूं कि जो बोर्ड्स हैं वो आपके फाउंडेशन है। ना आपको बोर्ड्स को हल्के में लेना है, ना आपको जेई प्रिपरेशन को हल्के में लेना है। एक ऐसी बिल्डिंग है जिसका फाउंडेशन कच्चा है और बिल्डिंग में मैंने 15 फ्लोर बना दिए, भाई गिरेगी वो बिल्डिंग। बना तो दोगे आप, अगर आपने अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को भी अच्छे से नहीं किया, लेकिन आपने जेई की जो है वो क्रैक कर लिया समहाउ, पता नहीं कैसे कर लिया, आपका उस दिन लक चल गया, ABCD जय माता दी और लग गया तुक्का। बहुत सारी आपको वीडियोस मिल जाएंगी तुक्का स्ट्रेटेजी, ओ माय गॉड, आप वो देख रहे हैं वहां पर बैठ के कि कैसे लगाऊंगा मैं तुक्का, लग गया मान लो। अब उस दिन आप बस फॉर्चुनेट थे, उस दिन लकी थे, कोइंसिडेंटली बढ़िया बात बन गई, मजा आ गया। आप IIT भी पहुंच गए पूरा पैकिंग वैकिंग करके, ये वो सूट के प्राउड प्राउड पेरेंट्स आपको छोड़ के आ रहे हैं, लेकिन अंदर नहीं रह पा रहे आप, अंदर आप सर्वाइव नहीं कर पा रहे, क्योंकि प्रोफेसर तो ये सोचेगा ना, जो प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं वो तो ये सोचेगा कि ये लड़का एग्जाम क्रैक करके आया हुआ है, इसको आता है सब्जेक्ट, तभी तो इतनी बढ़िया रैंक लेकर के आया, तभी तो IIT दिल्ली में बैठा है, तभी तो IIT बॉम्बे में बैठा है। लेकिन आप वहां जाकर सर को जा रहे हैं, भाई यार को समझ में नहीं आ रहा कि ये इतनी जल्दी कैसे कर दिया इसने, ये क्या चीज कर दी। तुम्हें क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स तो समझ में नहीं आ रही थी, वहां तो स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स चल रही है, ये क्या चल रहा है भाई, ये कैसे कर दिया। ओ माय गॉड, मैंने ढंग से पढ़ाई नहीं करी। भाई फाउंडेशन मजबूत करिए, एनसीईआरटी पूरी मजबूत करिए। वो कहां से आएगी, कंसिस्टेंसी से। भयंकर पढ़ाई नहीं करनी है, लगातार करनी है, लगातार करनी है। कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। मैं कह देता इंटेंसिटी इज द की टू सक्सेस, ऐसा नहीं है। जो इंसान लगातार काम कर रहा है, हर दिन निरंतर प्रयास कर रहा है, वो बनेगा IITian, वो बनेगा अपने जीवन में जो भी आप बनना चाहते हैं वो बनेगा, है कि नहीं। तो कंसिस्टेंसी पे काम कीजिए बच्चों। अब मैं कुछ ऐसे सवाल लेके आया हूं जिन जो 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 जो, जो सवाल आपके दिमाग में जरूर आते हैं। सबसे पहला कि बोर्ड में परसेंटेज सर कितने लाने हैं, जेई का एग्जाम अगर मुझे देना है तो कितने, 75। सरकार कह रही है 75, सरकार इन द सेंस जो हमारी बोर्ड जो एग्जामिनेशन कमेटी है वो कह रहे 75। उनको पता है कि 75% लाने वाला अगर जेई क्रैक कर रहा है तो पढ़ाई करके ही लाया होगा ना यार, ऐसे तोड़ना है। 75 ठीक है। कोचिंग प्लस स्कूल का लोड जो है वो कैसे शेयर, कैसे हमें उनको हमें एक साथ हैंडल कैसे करना है। मैंने उसके 2-3 आंसर लिख दिए यहाँ पर। क्या है पहला आंसर, देखते हैं कि यूज स्कूल टाइम फॉर बोर्ड्स। अब आप स्कूल में बैठे हुए हैं, आपने पढ़ाई करी है और आपको लगा अरे ये वाला काम तो मैं घर जाके करूंगा, अभी तो मैं खेलूंगा। अभी तो खेलने की उम्र भी यही है, मस्ती की उम्र भी यही है, लेकिन आपको वो समय डिवाइड करना पड़ेगा कि मैं कितनी देर खेलूं, मैं कितनी देर टाइम पास करूं, मैं कितनी देर रील चलाऊं, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने वो बस यही करते रह गए ना, बस यही करते रह गए, तो खुदा भी आपको माफ नहीं करेगा कि ये आदमी अपने आप से ही सच्चा नहीं था। सपना तो देख लिया लेकिन प्रयास कहाँ है इसके, कहाँ की इसने कोशिश, क्यों दूं मैं इसको ये चीज। जो एक आदमी एक कोने में लगा हुआ है बिना लाइट के, बिना पंखे के, लगातार मेहनत किया जा रहा है, उसको मिलेगा ना प्रयास का रिजल्ट, उसको मिलेगा ना उसका जो उसका फल है उसको मिलेगा। आप, अब मैं क्या बोलूं, मैं कुछ कहने वाला था बच गया मैं। आप कर रहे हैं क्या, मक्कारी, तो उस मक्कारी को बंद कीजिए और तैयारी कीजिए। मक्कारी बंद कीजिए, तैयारी शुरू कीजिए। दूसरा क्या है भाई, जो कोचिंग जो आप कर रहे हैं जेई की, इसका मतलब है कि वहां पर आपको कॉन्सेप्ट पे अपनी पकड़ बनानी है और साथ साथ प्रैक्टिस जरूर करनी है। ये आपका जेई के लिए है। और साथ साथ डोंट डुप्लीकेट योर वर्क, ये मुझे बहुत बढ़िया पॉइंट लगता है, इसलिए मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है कि जब भी आपका बोर्ड का टेस्ट आ रहा है तो आपको लिखने की प्रैक्टिस डे 1 से करनी चाहिए थी। लेकिन अब जैसे कि समय आ चुका है तो आपके पास जो कोचिंग के नोट्स है ना, उन्हीं का ही इस्तेमाल करते हुए बोर्ड के एग्जामिनेशन की भी तैयारी करें। अब आप डुप्लीकेट मत करें कि मैं अपने जेई के लिए अलग से चीज पढ़ के जाऊंगा और मैं बोर्ड्स के लिए अलग से चीज पढ़ के जाऊंगा। भाई सामान तो सेम है ना, सवाल तो सेम है ना, चीजें तो सेम है ना, कॉन्सेप्ट तो सेम है ना, बस आपको वहां पर लिखना आना चाहिए। तो लिखने की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। आप अपने कोचिंग के नोट्स को ही ढंग से तरीके से बनाइए, कोचिंग करिए, जेई की प्रिपरेशन करिए, अब वो जेई के जो नोट्स हैं उन्हीं को ही बोर्ड्स पर लगाने की कोशिश करें। डुप्लीकेट मत करना कि ये वहां अलग करूंगा, ये इसलिए अलग करूंगा, समय की बर्बादी है, समय की बर्बादी है। सर वीक सब्जेक्ट पर क्या किया, वीक सब्जेक्ट का क्या करें, वीक सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करो। सिंपल आंसर है, वीक को स्ट्रॉन्ग कैसे करें, मेहनत। मेहनत कैसे, अरे जब तुम्हें पता है, लोगों को तो पता ही नहीं है कि कमजोरी क्या है। जब आपको पता है कि आपका कमजोर सब्जेक्ट क्या है, जब आपको पता है कि चीजें आप क्या चीज नहीं कर पा रहे हो ढंग से, तो आपको पता है ना वीक क्या है मेरी, वीक पे काम नहीं कर सकते क्या, आप वीक पे काम कर सकते हो। वीक को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश अगर आपको समय परमिट करता है तो, सही है ना। अच्छा,
अब आपके टेक होम मैसेज क्या है? आज की इस वीडियो से टेक होम मैसेज क्या है कि आपके क्लियर गोल्स होने चाहिए कि मुझे करना क्या है। मेरा फोकस जेईई होना चाहिए या बोर्ड्स होना चाहिए, पैरेलली दोनों को करना है। अगर आप पैरेलली करना चाहते हैं तो आप एक ओवरलैप स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि जेईई के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको बोर्ड में किस प्रकार से मैं लगा सकता हूँ, लिखना मुझे आना चाहिए, उस प्रकार की स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करेंगे। स्मार्ट आपको प्लानिंग करनी है, वीकेंड और वीकडे का टाइम मैनेजमेंट आपको करना है बच्चों, और लास्ट में आपको याद रखना बैलेंस रहेगा। स्लीप, अपना जो मेंटल पीस है, ब्रेक्स जो ले रखे हैं, वो सब बैलेंस करके आप सक्सेस जरूर हासिल कर सकते हैं। और जो प्रेशर आपके दिमाग में बन रहा है उसे प्लान बनाओ, और जो आपका जो स्ट्रेस है उसे स्ट्रेंथ बनाओ। जो स्ट्रेस है उसे स्ट्रेंथ बनाना है। तो आप सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत प्यार, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे अपने बोर्ड्स में भी और अपने जेईई मेंस के एग्जाम में भी। अगर आपको किसी भी प्रकार की मदद चाहिए तो आप मुझे जरूर लिख सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे ढूंढेंगे तो मैं आराम से आपको मिल जाऊंगा। केमिस्ट्री विद एलके सर, केमिस्ट्री विद एलके सर। आप मुझे ढूंढेंगे, मैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत प्यार बच्चों, थैंक यू सो मच। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और भी मेरे जो वन शॉट्स आ रहे हैं उनको भी जरूर देखिए, ताकि आप लोग को आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए भी मदद हो, और आपके जेईई मेंस एग्जामिनेशन के लिए भी आपको बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प जरूर देंगे। नमस्कार बच्चों।